हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नंबर 1 से नीचे क्यों नहीं उतर रहा महाराष्ट्र? 6 नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा गुजरात? साथी मिलने के बाद शिवराज से संभलेगा मध्य प्रदेश। भीलवाड़ा में पास, बाकी राजस्थान में फेल क्यों है गहलोत? चौतरफा आज से दिल्ली को कैसे बचाएंगे केजरीवाल? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। हालांकि सरकार और समाज की मिलीजुली कोशिशों से हम कोरोना को कुछ हद तक थामने की स्थिति में पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना को हमने हरा ही दिया है। देश के 100 जिले अभी 60% केस के लिए जिम्मेदार हैं। 100 जिलों में भी 28 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। ऐसा आकलन आईआईटी दिल्ली ने किया। आईआईटी दिल्ली ने लॉकडाउन की 3 संभावनाओं को लेकर भी राय जाहिर की है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 25,000 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन मरीजों के बढ़ने की दर घटकर 6% हुई है। अब देखिए ये आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं, किस राज्य में कितने जिले खतरनाक हैं। 28 कुल ऐसे जिले। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के आंकड़े भी आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना का हाल आपके सामने, और कुल 28 जिले ऐसे हैं अभी। और यह आकलन आईआईटी दिल्ली का है। आईआईटी दिल्ली का यह अनुमान, जिसके आधार पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुल 58,000 केस 13 मई तक की स्थिति पर यह अनुमान है। इस आंकड़े को आप गौर से समझिए। 2.5 लाख केस 13 मई तक की स्थिति पर यह पूरा अनुमान। 10 लाख केस बिना लॉकडाउन के 10 लाख तक यह केस 13 मई तक जा सकता है। यह अनुमान जाहिर किया गया है आईआईटी की तरफ से। तो यह आशंका जाहिर की गई है कि बिना लॉकडाउन 13 मई तक 10 लाख केस हो सकते हैं। और देखिए देश की चिंता बढ़ती है जब केस 25,000 पर पहुंचते हैं, लेकिन राहत भी मिलती है जब यह जानकारी आती है कि 24 घंटे में केस बढ़ने की रफ्तार घटकर 6% पर आ गई है। धीमी पड़ी कोरोना के बढ़ने की रफ्तार किस तरीके से, वो आपके सामने आंकड़ा है। 19 अप्रैल से लेकर आप 24 अप्रैल तक अगर गौर करेंगे तो 19 अप्रैल को जहां यह रफ्तार 10% के आसपास थी 1553 केस के साथ, वहीं 24 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1429 केस के साथ अब यह रफ्तार जो है 6% पर आ गई है। यानी आप देख सकते हैं कि 4% की गिरावट नजर आ रही है सिर्फ 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक में। और कोरोना वायरस से भारत के बड़े बड़े शहर रेड जोन बन गए हैं। गुजरात भी ऐसा ही एक राज्य है जहां कई रेड जोन हैं। कोरोना के कहर की शुरुआत देर से हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में इस खतरनाक संक्रमण के फैलने की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि अब सरकार से संभाले नहीं संभल रही स्थिति। ये देखिए जो आपके सामने ये तमाम आंकड़े हैं। कोरोना के रेड जोन्स की लिस्ट में गुजरात 6ठे स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात बहुत तेजी के साथ कोरोना कैपिटल बनने की ओर बढ़ रहा है? आप देखिए हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर की रेड जोन गुजरात पर यह खास रिपोर्ट। गुजरात देश के सबसे विकसित प्रदेशों में से एक, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ने की उसकी तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश में जब कोरोना फैल रहा था तब क्या गुजरात सरकार इससे लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं बना रहा था? गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले देरी से सामने आए, लेकिन उसके फैलने की रफ्तार बेहद तेज है। साथ ही गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वायरस से जूझने में भी विफल हो रहे हैं। इसीलिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस वायरस से लड़ने के लिए गुजरात सरकार की क्या प्लानिंग है।
गुजरात के 8 महानगर में से केवल 3 महानगर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा से 80% मामले आते हैं। यानी राज्य में यही 3 महानगर बन गए हैं कोरोना के रेड जोन। गुजरात में कुल 27 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में 6 हॉटस्पॉट, जिनमें कुल 12 कंटेनमेंट जोन और ज्यादा कंटेनमेंट जोन गुजरात की ओल्ड सिटी यानी वॉल्ड सिटी में है। इसके अलावा सूरत के लिंबायत, रांधेर, वडोदरा का नागरवाड़ा, राजकोट के जंगलेश्वर में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन है। क्या वजह है कि गुजरात के 3 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा पर ही कोरोना की सबसे ज्यादा गाजगिरी है? बचाव के वो तरीके जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, वो इन 3 शहरों में पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पा रहे? अगर हम सिर्फ अहमदाबाद की बात करें तो 100 सैंपल्स में से 5 सैंपल्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो अहमदाबाद की जनसंख्या 80 लाख की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े डरावने हैं। रोजाना संक्रमित और मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शहर के लोगों में डर है कि इस महामारी की रोकथाम की तमाम तरकीबें और इलाज क्या नाकाफी साबित हो रहे हैं। गुजरात सरकार और जानकारों की माने तो गुजरात के महानगरों में फैले कोरोना के संक्रमण की सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे तबलीगी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है अहमदाबाद का प्राचीन कोर्ट सिटी यानी वॉल्ड सिटी। गुजरात में सबसे पहले अहमदाबाद के वॉल्ड सिटी में कोरोना के मामले सामने आए और वो मामले थे तबलीगी जमात के लोगों के। वॉल्ड सिटी के कुछ लोग दिल्ली के मरकज से लौटे थे। इनमें से करीब 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद लगातार अहमदाबाद के वॉल्ड सिटी के साथ साथ अहमदाबाद शहर में कोरोना के मामले बढ़ते चले गए। खुद राज्य के डीजीपी शिवानंद झा ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि तबलीगी की वजह से अहमदाबाद, भावनगर शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ा। अप्रैल महीने में जो दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ, वहां से काफी लोग आए, 200 से भी ज्यादा की संख्या में जो वॉल्ड सिटी एरिया है वहां से लोग आए। उन सबको ढूंढ निकालना, सामने से संपर्क करना, उनके एड्रेसेस पता लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सफलतापूर्वक उन लोगों को हम ढूंढ पाए, लेकिन उसके कारण जो वॉल्ड सिटी एरिया है वहाँ इन्फेक्शन काफी स्प्रेड हुआ। अहमदाबाद की वॉल्ड सिटी में संक्रमण तेजी से फैलने की सबसे बड़ी वजह है इस इलाके की बेहद घनी आबादी। अहमदाबाद की जनसंख्या 80 लाख की है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अहमदाबाद के इस पुराने इलाके में ही रहता है। यही वजह है कि प्रशासन ने यहाँ कम्युनिटी संक्रमण ना फैले इसलिए घर घर जाकर टेस्ट किए और टेस्ट में कई लोग पॉजिटिव आए और इसी वजह से पॉजिटिव लोगों की संख्या में एक बड़ी उछाल देखने को मिली। अहमदाबाद का यह शहर जहां घनी आबादी है, यहां 3 किलोमीटर वर्ग की जगह पर करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे घर हैं, सक्रिय गलियां हैं और इन छोटे छोटे घरों में 5 से लेकर 15 लोगों का बसेरा है। यही वजह है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि इन इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण तेजी से फैल सकता है। हमने जिस प्रकार का सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी अपनाया है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि सारे केसेस को प्रोएक्टिवली सामने से ढूंढा जाए। जितने ज्यादा संभव है केसेस को सामने से ढूंढ निकाला जाए और हर केस को जितना जल्दी संभव हो उतना ढूंढ निकालें और उसको आइसोलेट कर दें। इसके कारण अप्रैल महीने में हमारे केसेस काफी बाकी लोगों से बढ़े। अहमदाबाद की कोर्ट सिटी में लोगों के टेस्ट करने पहुंची मेडिकल और पुलिस की टीम पर 4 बार जानलेवा हमले भी हुए। लोगों ने यहां सहयोग नहीं किया, जिससे यहां लगातार संक्रमण फैलता चला गया और अब 1000 के पार मामले यहां से आ चुके हैं। जब लोग नहीं माने तो यहाँ लोगों को समझाने राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। इनमें से एक थे विधायक इमरान खेड़ावाला। इमरान पुलिस और मेडिकल टीम के साथ घर मोहल्ले जाकर लोगों को सहकार्य करने की अपील करते रहे। कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इसी कोशिश में इमरान खुद कोरोना पॉजिटिव हुए। इमरान लोगों की समस्या लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी होम क्वारंटीन होना पड़ा। वहीं सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर में करीब 450 से ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। सूरत शहर के लिंबायत और रांधेर नाम के इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक
यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले आने की सबसे बड़ी वजह बनी तबलीगी जमात। बताया जाता है कि इन इलाकों में से कुछ लोग दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे और मरकज से लौटने के बाद इन परिसरों में वो पहुंचे, जिसके बाद संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इसके अलावा सूरत शहर में कोरोना के मामले बढ़ने की एक और वजह जो शक जताया जा रहा है वो है उन मजदूरों पर जो अचानक सूरत की सड़कों पर उतर गए थे। 10 अप्रैल की रात को सूरत के लासा नाका इलाके में हजारों मजदूर तनख्वाह और वापस घर भेजने की मांग करते हुए अचानक सड़क पर उतर आए। गुस्साई भीड़ ने कुछ दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू तो पाया, लेकिन कोरोना के खिलाफ गुजरात प्रशासन की कोशिशों को इस प्रदर्शन ने काफी नुकसान पहुंचाया। भारत में लॉकडाउन को अब इसके कुछ दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने की 14 अप्रैल को घोषणा की, तो उसके बाद दोबारा सूरत के वराचा इलाके में मजदूरों ने प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन को और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वडोदरा में कोरोना संक्रमण फैलने की बात करें तो वहां भी तबलीगियों की तरफ ही इशारा किया जा रहा है। वडोदरा में कुल 218 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। बताया जा रहा है कि वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, वहां से कुछ लोग दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे और उनके वापस आने के बाद ही इस परिसर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। गुजरात प्रशासन का कहना है कि गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई उछाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट में किए गए सर्वे और उस सर्वे के आधार पर किए गए टेस्ट। गुजरात प्रशासन के मुताबिक गुजरात में जो 27 हॉटस्पॉट्स हैं, उन हॉटस्पॉट्स के इलाकों का सर्वे किया गया। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए, उनके रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, उनके संपर्क में आए लोग, साथ ही उस पूरे इलाके के लोगों के घर घर जाकर टेस्ट किए गए। लिहाजा टेस्ट के बाद जो नतीजे आए, उससे ही कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। गुजरात का मोर्टेलिटी रेट करीब 5% है, जो देश के औसत से ज्यादा है। वहीं देश का रिकवरी रेट 20% है, तो गुजरात का केवल 10। गुजरात में कुछ मामलों में अस्पताल पहुंचने के दूसरे ही दिन मरीज की मौत हो गई, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। कुछ दिनों में कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा एक दिन में सीधे 100 से ज्यादा बढ़ता नजर आया। वहीं रिकवरी रेट को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 2624 में से 258 लोग रिकवर हो चुके हैं। 10% रिकवरी रेट ये पहले आए मरीजों का है, यानी जो पहले 1000 मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए थे उनका है। पिछले 7 दिनों में आए मरीजों के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट खुद ब खुद 20% के ऊपर चला जाएगा। कोरोना के केवल 7 महानगरों में से ही गुजरात के सभी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं ये महामारी गुजरात के ग्रामीण भाग को छू तक नहीं सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी गुजरात के ग्रामीण भाग के लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता। गुजरात के ग्रामीण भागों के लोगों ने कोरोना संक्रमण शुरू होने से पहले ही गांव से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने नहीं दिया और किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर आने नहीं दिया। साथ ही गांव के लोगों की सभी जरूरतें यानी फल, सब्जी, अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी भी गांव के निवासियों ने ही ली। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ने का सबसे कारगर हथियार यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया। इसके अलावा मास्क पहनकर, लगातार हाथ धोकर खुद को और सभी ग्रामवासियों को, गांव को सुरक्षित रखा। जाहिर है यही वजह है कि कोरोना गुजरात के ग्रामीण भाग को छू तक नहीं सका। लिहाजा हम ये जरूर कह सकते हैं कि गुजरात के शहरों में या महानगर में रहने वाले लोगों ने गुजरात के ही ग्रामीण भाग में रहने वाले लोगों से सीख लेकर कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और रेड जोन में अब पड़ताल करेंगे राजस्थान की, जहां के 33 में से 26 जिले कोरोना से प्रभावित हैं।
पूरी दुनिया में चर्चा में आए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का कोरोना मॉडल फिलहाल राज्य में कहीं भी प्रभावी होता नहीं दिख रहा। राजस्थान के हॉटस्पॉट बन चुके इन जिलों में कैसे बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, आपको दिखाते हैं मनीष शर्मा की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बनी हुई है। अकेले जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 750 कोरोना संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि जयपुर में ज्यादातर मामले रामगंज बाजार इलाके से हैं। ये जयपुर के परकोटे का हिस्सा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामगंज बाजार के 4 दरवाजा इलाके में। आबादी की बात करें तो इस पूरे इलाके की आबादी तकरीबन 3 लाख और उनमें से 85% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। रामगंज ही राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है अगर कोरोना के लिहाज से बात की जाए। पूरे जयपुर में इस वक्त 770 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि अकेले रामगंज में इनकी संख्या 500 है। रामगंज तक ये कोरोना कैसे पहुंचा? दरअसल रामगंज में लापरवाही के कंधों पर सवार होकर कोरोना पहुंचा। ओमान से आए एक शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर आइसोलेशन में जाने को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस शख्स ने लापरवाही बरती और एक के बाद एक वो कई लोगों को कोरोना बांटता चला गया। अगर पूरे देश में राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान आज चौथा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। इस समय राजस्थान में 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और अकेले जयपुर में कोरोना संक्रमित तकरीबन 38%, यानी 2000 में से 38% कोरोना संक्रमित अकेले जयपुर में हैं। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर जयपुर के रामगंज इलाके की बात की जाए तो महज 1 किलोमीटर के एरिया में 13 जोन बांटकर प्रशासन कोरोना से निपटने की तैयारी कर रहा है। जैसे ये जयपुर का रामगंज का इलाका है, अब इसमें देखिए कि एक ही थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जो रेड क्लस्टर्स हैं इनमें हमने स्टडी करने का प्रयास किया कि इसमें फैलाव कितना है। हमने इसको 30 क्लस्टर्स में विभाजित करके और हर में 30-30 सैंपल्स लिए। उनका जब RT-PCR टेस्ट किया तो ये स्थिति आई कि इवन विद इन रामगंज ये जो गाढ़े नीले रंग के क्षेत्र हैं यहीं पे ज़्यादा फैलाव है, अन्य में उतना फैलाव नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर इसका हम स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल करें, जिसको कर्फ्यू कहते हैं, और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें तो ये रामगंज से बाहर निकल के अन्य क्षेत्रों को कम से कम प्रभावित करेगा। रामगंज इलाके में पिछले करीब 1 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले जयपुर के 27 थाना क्षेत्र भी इस कर्फ्यू की जद में है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कर्फ्यू वाले इलाकों में रसद सामग्री पहुंचाना, इसके अलावा दूध वितरण। रामगंज क्षेत्र 4 दीवारी के अंदर स्थित है, उसमें काफ़ी संख्या में प्रकरण आए हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया जो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के लगभग है, उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी भी तरह के मूवमेंट को अलाउ नहीं किया गया है। वहाँ के निवासियों को आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति घर घर कराई जा रही है। सभी व्यक्तियों को ड्राई राशन के किट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा दूध और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो घर घर वितरित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य है कि वहां से कोई भी व्यक्ति, नॉट ए सिंगल पर्सन, घर से बाहर निकल सके। जयपुर के रामगंज इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने की जो मोटी वजह है वो ये है कि यहाँ पर भौगोलिक लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। कुछ इस तरीके की छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें कर्फ्यू के बावजूद लोग घूमते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब ओमान से लौटा शख्स, जिसे कहा गया था कि उसे आइसोलेशन में रहना है, अलग थलग रहना है, लेकिन वो लोगों से लगातार मुलाकात करता रहा। कुछ इसी तरीके के नज़ारे रामगंज के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। सुरक्षा के लिए संपूर्ण राजस्थान में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद के आदेश जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर राजस्थान का टोंक जिला। टोंक भी राजस्थान के उन 6 जिलों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। टोंक में इस वक्त तकरीबन 115 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। राजस्थान का टोंक जिला, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तकरीबन 1.5 लाख की आबादी वाले टोंक जिले में अब तक 115 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। टोंक में कोरोना को पहुंचाने का सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं तो तबलीगी जमात से जुड़े लोग।
4 जमातियों ने आकर बंबोर गेट इलाके में सबसे पहले कोरोना बांटना शुरू किया और उसके बाद एक कोरोना के कई मामले सामने आते चले गए। गत दिनों में पता चला था कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली के संक्रमित एरिया से ट्रैवल करके यहाँ आया, आने के बाद लोगों से भेंट करी और संक्रमण बंबोर गेट इलाके में जिस वजह से फैला, उस संदर्भ में जब ये सूचना हमारे संज्ञान में आई तो तत्काल हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टोंक जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई। मरकज निजामुद्दीन से लौटे 4 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव आने के साथ इस शहर में कोरोना की शुरुआत हुई और उसके बाद 2 अप्रैल को पूरे टोंक शहर और टोडा रायसिंग में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इन 4 जमातियों के परिवार वालों के जब सैंपल लिए गए तो पॉजिटिव का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया। इस वक्त टोंक के कई इलाकों में कर्फ्यू है और पॉजिटिव की संख्या 115। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिला जोधपुर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर में ही पाए गए हैं। अब तक जोधपुर में तकरीबन 310 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और अगर कोरोना मरीजों के लिहाज से बात करें तो जयपुर के बाद जोधपुर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। इस वक्त जोधपुर में तकरीबन 309 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। जोधपुर तक कोरोना का सफर टर्की के रास्ते पहुंचा। शास्त्री नगर इलाके में रहने वाला एक परिवार टर्की में शादी अटेंड करने गया था और वापस लौटा तो कोरोना वायरस के साथ। इस जिले के हॉटस्पॉट की बात करें तो उदय मंदिर पुलिस थाना क्षेत्र में अब तक 128 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा नागौरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में 85 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसी शहर के जालोरी गेट प्रताप नगर इलाके भी अब तक कोरोना संक्रमित इलाकों के रूप में उभरकर सामने आ चुके हैं। पूरे देश में शैक्षणिक नगरी के नाम से मशहूर कोटा में कोरोना ने दस्तक तो देर से दी, लेकिन उसके बाद ये कोरोना बेकाबू होता चला गया। राजस्थान का कोटा जिला, जिसे पूरे देश में कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, कोटा की अर्थव्यवस्था भी इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के भरोसे चलती है, लेकिन आज कोटा वीरान नजर आता है। कोटा 140 कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े के साथ इस वक्त राजस्थान का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। कोटा भी उन जिलों में शामिल है जहां पर 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोटा की मुख्य समस्या है यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं। देश के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख छात्र छात्राएं हर वक्त कोटा में रहते हैं और जब लॉकडाउन लागू हुआ उस वक्त तकरीबन 50,000 बच्चे कोटा शहर में थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया इन बच्चों की परेशानी भी लगातार बढ़ने लगी। हम मेंटल अब डिप्रेस हो चुके हैं, पढ़ाई हमारी हो नहीं रही है, कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे। अभिभावक अपनी सरकारों पर जोर लगाने लगे कि वो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को वापस अपने गृह राज्य में बुलाएं और सबसे पहले शुरुआत की उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पढ़ने वाले तकरीबन 2,500 बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजकर वापस बुलवाया और यहीं से सियासत की भी शुरुआत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का विरोध किया। आज कोटा में बिहार के तकरीबन 12,000 बच्चे हैं, लेकिन अब वो अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं कि वो उन्हें अपने घर नहीं जाने दे रही। इस बीच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दूसरे कई राज्यों ने बसें भेजकर कोटा में पढ़ने वाले अपने बच्चों को वापस बुलवा लिया है। कोटा में कोरोना भीमगंज मंडी के एक व्यक्ति के जरिए पहुंचा। पहले इस व्यक्ति ने अपने परिवार के 8 लोगों को कोरोना संक्रमित किया और उसके बाद आसपास के लोगों में यह संक्रमण फैलता चला गया। कोटा में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आई और बेबस नजर आया कोटा का जिला प्रशासन।